पर ज्यादातर बच्चे कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। तो आपको इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं उन सभी 80-90% बच्चों को टारगेट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं। 3 नंबर के मैप ज्योग्राफी से आने, वो भी 2 चैप्टर बता दिए, और वो मैप आना है आपका चैप्टर वाले चैप्टर। जो मैं बताऊं वो फॉलो कर लेना है। दिन में सिर्फ 1 घंटा मुझे चाहिए, एंड आई एश्योर यू आप लोग एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये टॉपिक है बेटा जिससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। एक हैक दे रहा हूं, अगर मार्क्स ही स्कोर करने हैं तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वहीं से तुझको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्कूल वाले रिपीटेडली पूछते हैं। तो ये मैंने बार बार हर टॉपर से सुना है, हर टॉपर से। आई एश्योर यू अगर इस प्लान को फॉलो करते हैं सिर्फ 20 दिन में, you'll develop a mastery and you'll nail your exam। हाय गाइस, मिड टर्म एग्जामिनेशन की तुम स्ट्रैटेजी लेने आए हो क्या? देखो, सबसे पहली बात मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं, इतना फॉलो कर लो, तुम्हारा मिड टर्म सॉर्ट हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, अभी तक तुमने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ समझ आया नहीं आया, टाइम बर्बाद करा, चीजें नहीं करी, गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर पढ़ा पर उतना अच्छे से समझ नहीं आया, डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना तुम्हारी टेंशन है। सबसे पहला पॉइंट, लंबी सांस लो, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, और जैसे जैसे सांस छोड़ रहा है सारी बातें भुला जा जो अभी तक हुई हैं या जो अभी तक होते आ रही हैं या जो तू करते आ रहा है। मेरे कहने का मतलब अपना पास्ट भुला जो, फेंक दो उसको, ठीक है? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक क्या करा नहीं करा, अब से तुम क्या करते हो उस बात से फर्क पड़ता है। दूसरी बात, प्रॉमिस कर मेरे को कि इस वीडियो को देखने के बाद तू जेन्युइनली फॉलो करेगा जो तुझे इस वीडियो में एडवाइस दी जा रही है। प्रॉमिस कर, कैसे? कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर। तीसरी बात, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगा हर सब्जेक्ट के लिए। क्या? अगर तुम्हारे एसएसटी में 10 चैप्टर आ रहे हैं, तुम भले 5 करके जाओ पर उसको अच्छे से करके जाओ। अच्छे से कैसे करना है? अच्छे से कैसे करना है? 1 शॉट देख, 1 शॉट देख, अच्छे 1 शॉट देख, अच्छे 1 शॉट देख, ठीक है? 10 में से 4 चैप्टर कर, पर इस तरीके से कर कि ये 4 चैप्टर तेरे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और उसके साथ एक ढंग का क्वेश्चन बैंक या फिर पास्ट ईयर पेपर या फिर पास्ट ईयर तेरे पास पेपर्स रखे तो उसको कर ले। एक हैक दे रहा हूं, अगर मार्क्स ही स्कोर करने हैं तो अभी जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा अपनी वेबसाइट पर, उसके क्वेश्चंस देखकर चले जाना जो तेरे एग्जाम में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके। हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वहीं से तुझको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। अगर आप उड़ान बैच में आपने सारी की सारी पढ़ाई करी, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, रिवाइज योर टीचर्स नोट्स। अगर मैथ्स का बोलूं, रिवाइज कर ले मेरे नोट्स, ठीक है? रिवाइज योर नोट्स। इन टोटल मानो तुम्हारे साइंस, एसएसटी, मैथ्स मिला के दोस्तों, अगर इन टोटल तुम्हारे 20 चैप्टर्स भी आ रहे हैं, 20 चैप्टर मत करो, 20 चैप्टर की जगह 7 चैप्टर करो, 10 चैप्टर करो, लेकिन उसको इस तरीके से करो, इस तरीके से करो कि उसके बाद उसका कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए तुम्हें वो बने। अपने दिन को तुम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करो। मैं तो यही एडवाइस करूंगा, स्कूल मत जाओ, और स्कूल नहीं जा रहे हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना घर पे। 3 पार्ट में डिवाइड करो। कौन कौन सा पार्ट? भाई इवनिंग हो गया, पहले मॉर्निंग लेते हैं, मॉर्निंग, ठीक है? फिर आफ्टरनून हो गया, फिर आपका इवनिंग हो गया, ठीक है? एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ो, एक आफ्टरनून में, और इवनिंग में आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या उस सब्जेक्ट के आप रिवीजन करो जो थ्योरी सब्जेक्ट था। समझ में आया? क्लियर हुआ? 1 शॉट, 1 शॉट, और जरूरी नहीं है एक 1 शॉट पूरा मॉर्निंग में देके खत्म करना है भैया, नहीं, 2 दिन में खत्म कर, लेकिन उसको मॉर्निंग में पढ़। मान तू मॉर्निंग में मैथ्स उठाता है, तू उठाता है ट्राइंगल्स, लेट्स सपोज ट्राइंगल्स का आधा 1 शॉट अभी देख लिया 1.5x 2x स्पीड में, नोट्स वोट्स बना लिए अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से नहीं बट बना लिए अपने हिसाब से, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। भाई मैथ्स में तो साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके क्वेश्चंस बाद में लगा रहा है, साथ साथ मैथ्स के यहीं पर क्वेश्चन लगा। अगले दिन जितना 1 शॉट बचा उसको दे और क्वेश्चंस लगा ले, खत्म, बात, हो गया काम, ठीक है? आफ्टरनून में मानो दोस्तों तुम एसएसटी पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? एसएसटी पढ़ रहे हो, एसएसटी सबसे पहले एक अच्छा 1 शॉट देखा, एनसीईआरटी की अगर हो सके इफ पॉसिबल रीडिंग लगा ले। टॉपर्स एसएसटी की दोस्तों एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं, ये मैंने बार बार हर टॉपर से सुना है, हर टॉपर से, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर नहीं होगी, कोई बात नहीं, उसको यहां पर कर लेना। 3 पार्ट में डिवाइड कर दे इनको, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना जो करना, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा, सब चंगा सी। मिड टर्म के एग्जाम्स ऐड नहीं होते। बाय। तो अब
बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में या फिर मिड टर्म एग्जाम्स में मैंने ज्यादातर बच्चों से जब बात करी तो मुझे ये पता चला कि 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक है लाइफ प्रोसेस, एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट कुछ बच्चों के लिए ना स्टार लगा देते हैं भाई, कुछ बच्चों के स्कूल्स में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी क्या है आ रहा है। तो यहाँ पे एक बारी एक एक करके तीनों चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमें फोकस रखना है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, तीनों ही चैप्टर्स यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बट अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो लाइफ प्रोसेस एक काफी बड़ा चैप्टर है ना, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक बार मैं टॉपिक वाइज आपसे डिस्कशन करती हुई चलती हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन से टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाता है। उसके अलावा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा अगर हम बात करें कि बाइल जूस का क्या रोल होता है, गैस्ट्रिक जूस का क्या रोल होता है, या फिर पेनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे विलाय के बारे में जरूर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उनकी इक्वेशन, एंड उसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अगर हम कंपेयर करें तो उस तरीके के क्वेश्चन, वाई बेस्ड क्वेश्चन वहां से बनते हैं। इसके अलावा बेटा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक आ जाता है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन हार्ट का वर्किंग हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन। ये टॉपिक है बेटा जिससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, इस तरीके से चीजें आपसे बनती हैं। डायग्राम्स के ऊपर आ जाए हम। अच्छा, सबसे पहले बेटा जैसे कि मैंने बात करी न्यूट्रिशन टॉपिक की, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का भी क्या है बेटा, एक टॉपिक रहता है छोटा सा जिसमें कि आपको इक्वेशन एंड स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आने चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो गया, एंड आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम हो गया बेटा, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी का आपको वेल लेबल डायग्राम आना चाहिए। हो सकता है डायग्राम डायरेक्टली बनाने को ना आए, बना डायग्राम होगा, आपको वहां पे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। यहाँ पे बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन के थ्रू किस तरीके से नर्व इंपल्स, कैसे सिग्नल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, वो आपको आना चाहिए। ह्यूमन इसके अंदर एक जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, रिफ्लेक्स आर्क, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का क्या क्या अलग अलग फंक्शन होता है। इसके अलावा बेटा जो आपका एक टेबल मैंने आपको क्लास में कराया है जिसमें कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, कौन सा हार्मोन वहां रिलीज होता है और किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये आपको आना चाहिए। ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स हो गया, प्लांट में इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक छोटी सी टेबल बेटा जो हमने क्लास में भी डिस्कस करी है कि कौन सा प्लांट हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स अगर देखा जाए तो बेटा न्यूरॉन का और रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आ भी सकता है बट नहीं भी आ सकता, तो आपको एटलीस्ट पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की, ये हमने क्लास में कर लिया है कवर। यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाता है। तो एग्जांपल्स आपको सबके बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, लाइक बाइनरी फिजन का, फ्रैगमेंटेशन का, बडिंग का, ये सब तरीके के आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे बेटा जो अपना प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किस तरीके से पॉलिनेशन होगा, है ना, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे सीड फॉर्मेशन होता है, ये आपको आना चाहिए। चाहे आप पैराग्राफ फॉर्म में करो, चाहे आप फ्लोचार्ट फॉर्म में करो, इसके ऊपर आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे मेल की बात हो फीमेल की बात हो, ये अच्छे से आना चाहिए अलॉन्ग विद द वेल लेबल्ड डायग्राम्स। स्पेशली बेटा यहाँ पे प्लेसेंटा के ऊपर क्वेश्चन बन गया, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर क्वेश्चन बन गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो मार्क में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जैसे कि मैंने कहा बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, मेल फीमेल बोथ, एंड प्लांट्स का भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम हमारी किताब में दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द लास्ट बेटा मैं यही बोलूंगी, बायोलॉजी एक काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड यहां पर ज्यादातर बच्चे कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर कहीं पे भी आप अटकते हैं तो एटलीस्ट आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपनी बात को समझाकर वहां लिख सकते हैं। आंसर पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, डायग्राम स्किप नहीं करने हैं। एंड इसके अलावा बेटा अगर आप कोई भी आंसर लिख कर आ रहे हो तो प्लीज वहां पर मेजर टर्म्स को आप अंडरलाइन करेंगे। एंड व्हाट्स माय टेक, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एंड बेटा अगर आपके पास कोई भी अच्छा क्वेश्चन बैंक है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स।
तो दोस्तों अब बारी है यहां पे केमिस्ट्री की कि मिड टर्म एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो चैप्टर्स यहां पे केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड दूसरा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आउट ऑफ 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री दीज 2 चैप्टर्स विल बी आस्क्ड इन द मिड टर्म एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, अगर आपके स्कूल वाले इस साल के सैंपल पेपर को फॉलो करते हैं तो मेरे दोस्तों सैंपल पेपर की एनालिसिस पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बार का जो सैंपल पेपर है उसमें केमिस्ट्री के जो सवाल है वो सवाल मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट्स को टेस्ट किया गया है। दूसरी बात इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, यानी कि मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं है कि आपने याद कर रखा था और आपने लिख दिया जैसे पहले होता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाके खुद से सैंपल पेपर को देख लीजिए। उसके बाद एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आपको कंसेप्ट आएगा तो आप एनालाइज कर पाओगे और सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपके स्कूल वाले सैंपल पेपर को फॉलो करेंगे तो आपको इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मेन बोर्ड के एग्जाम में तो मिलेंगे, मिड टर्म एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे। तो मैं आपको इसी तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा, किस तरीके से, बोर्ड एग्जामिनेशन के तरीके से। ठीक है, क्लियर भैया। आपकी अप्रोच क्या होने वाली है आपने बता तो दिया, लेकिन अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी कि अपन सबसे पहले रिकैप करेंगे, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक रिकैप लेंगे चीजों का। उसके बाद मैं आपको थ्योरी एंड कंसेप्ट्स को क्वेश्चन से कराऊंगा। एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन से भिड़ना है ना, तो क्वेश्चंस कराऊंगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस को करना कैसे, अप्रोच क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको चीजों को याद किस प्रकार से करना है। उसके बाद मैं आपको इन्हीं ट्रिक्स को रिवाइज करने के लिए रिवीजन सॉन्ग्स भी दूंगा, और साथ ही साथ यहां पर होंगे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। ये कहां होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो कामना करता हूं दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होगी। हाँ तो भाई आओ एक बार क्लास 10 की फिजिक्स को भी जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने इसको मिड टर्म एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है। भाई मिड टर्म के एग्जाम आ गए हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन हम लोगों के डीएम के अंदर भी, कमेंट्स के अंदर भी, मैसेजेस के थ्रू भी हम तक पहुंच जाती है। तो हम बच्चे की इस भावना को समझते हैं यार, तो इसीलिए मैं आपके लिए फिजिक्स की स्ट्रेटेजी को लेकर के आया हूं। देखो काफी सारे बच्चे ऐसे थे, हमने पोल करवाया था, जिनके इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी मिड टर्म के अंदर आ रहा है, लेकिन 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका लाइट और ह्यूमन पूरा आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी उनका आधा आ रहा है या फिर उनका कंप्लीट भी आ रहा है। ऐसे भी कुछ 20% बच्चे और भी थे। तो मैं उन सभी 80-90% बच्चों को टारगेट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं, जिनका इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की बात भी सुने, और जिनका नहीं आ रहा तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो लाइट सबसे पहले मैं बात करता हूं। लाइट एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको रे डायग्राम्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए रे डायग्राम्स बनाना सीखना है। रे डायग्राम्स बनाना सीख गए। दूसरी चीज साइन कन्वेंशन, बहुत छोटी सी चीज होती है, 15 मिनट के अंदर आप कहीं से भी साइन कन्वेंशन को सीख सकते हो, मुझसे भी सीख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। बाकी देखो मिड टर्म मैराथन में अपन आएंगे, मिड टर्म मैराथन में हम लोग मिलेंगे तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ उसके बाद न्यूमेरिकल किस तरीके से यूज करने हैं, आपने कैसे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ये आपको सीखना पड़ता है। फिर ह्यूमन आई की बात आती है। इट इज इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स, जो कि एक लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा रटने वाला, थोड़ा सा याद करने वाला, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट्स थोड़े भी आपको क्लियर है तो भी आप इसकी रीजनिंग बेस्ड आंसर दे सकते हो। देखो यहां से वाई, हाउ, व्हेन, इस तरीके के, गिव रीजन, इस तरीके के सवाल देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो रीजनिंग बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं। तो थ्योरी पर आपका कंटेंट जो है वो फोकस्ड होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के अंदर स्कोर कर पाओगे, और बहुत इजी है इसको स्कोर करना। ठीक है ना, तो ये 3 मोटे मोटे टॉपिक्स की बात कर लेता हूं मैं। जैसे कि प्रिज्म की डिस्पर्जन होती है, उस पर रेनबो बेस्ड है। ऐसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, उसके ऊपर 2 और फिनोमेना बेस्ड होते हैं। स्कैटरिंग है तो भाई ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का। तो ऐसे ऐसे रीजनिंग वाले सवाल जो होते हैं वो आपको ज्यादातर इस चैप्टर में से देखने को मिल जाते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आते हैं और फोकस करते हैं इसको भी। ये भी यार एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर ही है। इलेक्ट्रिसिटी उन बच्चों से नहीं हो पाता जो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं। तो प्लीज पहली चीज अगर आपको करनी है तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट ढंग से सीखने हैं, कैसे फॉर्मूला लग रहे हैं टीचर से सीखना है आपने। ठीक है ना, बाकी मिड टर्म मैराथन के अंदर मैं भी आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप अपने पास फॉर्मूला शीट तैयार रखेंगे तो शुरू से लेकर के एंड तक जितने भी फॉर्मूले वो सब एक पेज पर आपके लिखे होने चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब मैं चलता हूं आगे सोर्सेस की तरफ। तो बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या क्या बुक्स को फॉलो करें। भाई आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ क्लास 10 साइंस के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को थॉरोली अगर आप पढ़ रहे हो,
यानी आप इसमें से इंटेक्स के सवाल भी कर रहे हो, एग्जांपल्स भी कर रहे हो, बैक एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो एक डाइवर्स नेचर के क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और उनकी फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो पीडब्ल्यू का क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक भी है, जो मैंने, आपकी समृद्धि मैम ने और आपके सुनील भैया ने मिल करके लिखी है। तो ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के पास है, इसलिए जानबूझ करके बच्चे मुझसे पूछने के इस पेज पर, ये इस पेज से लेके इस पेज तक हम इसको कैसे पढ़ें, तो मैं इसलिए जानबूझ करके लेके आया हूं भाई कि ये वाली किताब भी बहुत ज्यादा बच्चों को पसंद आ रही है। बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी इसमें से सवाल लगा रहे हैं। तो यार भंडार भरा हुआ है सवालों का, हर तरीके के सवाल आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप फर्दर प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो और मुझसे पूछोगे कि कोई रिफ्रेशर हमें आप रेकमेंड करते हो क्या, तो मैं ये बुक आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि भाई ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले साल भी बच्चे इसको पढ़ करके टॉप किए हैं और इस साल भी बहुत सारे हजारों बच्चे अब तक इसको परचेस कर चुके हैं। तो भाई आपकी इच्छा, अगर आप नहीं परचेस करना चाहते, कोई और रिफ्रेशर परचेस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगी। तो मेरे हिसाब से आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके सामने ज्योग्राफी का सिलेबस है। ज्यादातर बच्चों की ज्योग्राफी में ये 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज। अब आप ही को पता होगा कि भैया आपकी एग्जाम के अंदर 5 नंबर के मैप्स आते हैं। अब ज्योग्राफी के जो मैप आने हैं आपके मिड टर्म एग्जाम में, अगर आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, इसमें से कोई भी मैप नहीं आता है। इसमें कोई भी मैप नहीं है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली बोल रखा है। मैप आपको आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से, और मैप आपको आएगा दोस्तों वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में से। तो दोस्तों ये मैप का अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो 3 नंबर के ज्योग्राफी के मैप तो यहीं क्लियर हो जाते हैं। अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनको नीचे लिख रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आपने 1 तारीख को डिसाइड किया कि भाई आज मैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। आपको वो चैप्टर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, और जब वो हो जाए तो ये सब कुछ आपको क्रॉस करके आना है। उस पेपर के ऊपर आप इन सबको क्रॉस कर दीजिएगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और ये चीजें आप क्रॉस करते जाएंगे, आपके अंदर एक अलग ही आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, अलग ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। तो इसको क्रॉस करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ट्रैक पे हो। अगर हम एसएसटी की बात करें तो आप अगर 10 सितंबर से पहले अपना सिलेबस करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक एक दिन में 2-2 चैप्टर लगाना शुरू करिए। ठीक है, तो जैसे आपने ज्योग्राफी का किया वैसे ही आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का करना है, वैसे ही आप लोगों को हिस्ट्री का करना है दोस्तों, और वैसे ही आप लोगों को इकोनॉमिक्स का करना है। डन हो गई बात। अब जहां तक बात करें मैप की, तो मैंने आपको बताया था 5 नंबर के मैप आने हैं, उसमें से 3 नंबर के मैप ज्योग्राफी से आने, वो भी 2 चैप्टर बता दिए। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से भी 2 नंबर के मैप आने हैं, और वो मैप आना है आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में से, जिसमें आपको ये बोल सकता है कि गांधी जी के रीजनल सत्याग्रह को प्लॉट करो, दूसरा कांग्रेस के सेशंस प्लॉट करने को आ जाते हैं, और तीसरा डांडी यात्रा और जलियांवाला बाग मैसेकर प्लॉट करने को आ जाता है। तो ये मैप जैसे ही आपके हो जाते हैं 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्कूल वाले रिपीटेडली पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को जरूर करके जाना है, जैसे कि इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, केस ऑफ ब्रिटेन। इंडिया की बात करें तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं, इस बार जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर डाला था उसमें ये बात उन्होंने क्लियर बोल दी थी कि हमने 2 चेंजेस करने हैं। पहला कि सेक्शन वाइज सब्जेक्ट आएगा। सेक्शन ए जो होगा, मान लेते हैं अगर वो हिस्ट्री का है तो सेक्शन बी ज्योग्राफी का होगा, सेक्शन सी पॉल साइंस का होगा, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का होगा। अगर सीबीएसई ने सैंपल पेपर में चेंजेस किए हैं तो कायदे से स्कूल वालों को भी चेंजेस करने चाहिए, ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो इसीलिए ये चेंज आप पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करके जाइएगा। दूसरी बात, सीबीएसई के सैंपल पेपर से ये क्लियर हिंट मिलती है कि केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब ज्यादा आएंगे। इनफैक्ट सीबीएसई का आप पैटर्न अगर देखें तो ये देखा जा रहा है 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट नहीं उठा के पूछ रहा है वो आपसे, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसलिए जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें तो एक बार कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, तो इससे आपका वो कंप्लीट हो जाएगा वो चीज।
यहां तक क्लियर हो गई? तो इन दो चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का स्ट्रैटेजी वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगले 20 दिन आपके एग्जाम के लिए, लगभग 20 दिन अभी बचे हुए हैं, कुछ बच्चों के कम कुछ बच्चों के ज्यादा, लेकिन टेंटेटिवली 20 डेज आपके पास है अपने मिड ईयर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसमें आप लोग को रफली जो मैं बताऊं वो फॉलो कर लेना है। दिन में सिर्फ 1 घंटा मुझे चाहिए एंड आई एश्योर यू आप लोग एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स को कर सकते हैं सिर्फ 20 दिन की मेहनत से। शुरू कर रहा हूं इस प्लान को, हियर वी बिगिन। मैंने प्लान को रफली 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस तरीके से आप मान सकते हैं रफली। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने लिखा हुआ है। स्टार्ट कर रहा हूं डे 1 पे आपको क्या करना है या वीक 1 में आपको क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल, जो कि आपके एग्जाम का अच्छा मेजर चंक, 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज आता है, 2 पैसेज, एंड देन राइटिंग स्किल्स आते हैं 10 मार्क्स के, ग्रामर 10 मार्क्स का, गहन लगभग 50% ऑफ एग्जाम्स इससे कॉन्स्टिट्यूट होता है। देन आते हैं थर्ड पार्ट जो कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट और ग्रामर है। ये 5 या 6 टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपको डे 1, डे 2 मैंने यहां पर मार्क किया है। जैसे पहले दिन आपको लेटर टू गॉड करना है, दूसरे दिन नेल्सन मंडेला करना है, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन ये करना है, पांचवें दिन ये करना है, छठे दिन टेंस करना है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ मैंने। और करना क्या क्या है इन लिटरेचर के टॉपिक्स में स्पेसिफिकली वो देख लीजिए। आपको सिर्फ ये करना है, आपको पूरी डिटेल में स्टोरी नहीं पढ़नी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शॉर्ट समरी लिखनी है उसकी, चाहे चैप्टर को शॉर्ट समरी, जो मैंने आपको नोट्स दिए मैं उससे समरी उसकी पढ़ लीजिए। शॉर्ट समरी खुद लिखनी है उस टॉपिक की आपको अपने नोट्स में। एक अलग नोटबुक बनाइएगा जिसको आप अगेन आखिरी दिन रिवीजन के लिए यूज करेंगे, राइट। तो एक शॉर्ट समरी लिखनी है, जो थीम है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो उसमें लिखना है, आपको पता होना चाहिए वो। कैरेक्टर ट्रेट्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज हैं ये मेंशन करिएगा उसमें। एंड मैसेज, क्या मैसेज आपको मिलता है स्टोरी से, ये लिखिएगा। उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यूज या सीबीएसई सैंपल पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन है तो एक बारी उनको देख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इनके बाद। अगेन ये पहले 6 दिन का प्लान है, डे 1 टू डे 6। देन डे 7 टू डे 12 में मैंने आप लोगों को जो पोएट्री सेक्शन है वो वाले टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं यहां पर। क्योंकि पोएट्री सेक्शन आप जल्दी कवर कर लेंगे तो इसलिए डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस ये पहले दिन कवर कर लीजिए, सेकंड वीक में, डे 7 में। देन अ टाइगर इन द जू डे 8 में कवर करिए। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डे 9 में कवर करिए, थोड़ी लंबी पोएम है। द बॉल पोएम एंड अमेंडा दोनों कलेक्टिवली आप कवर कर सकते हैं डे 10 में। देन डे 11 एंड डे 12 में आप ग्रामर के टॉपिक्स कवर करिए। ग्रामर के टॉपिक्स में आप लोगों को क्या करना है, जो भी सीबीएसई सैंपल पेपर है और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सिर्फ उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, माइंड यू, क्योंकि उसी से पता लगेगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है। आगे देखिए थर्ड पार्ट जो है, जिसमें डे 13 से डे 20 का प्लान है, उसमें मैंने आप लोगों के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो पोर्शन है, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर और बोर्ड एग्जाम में उसकी वेटेज फर्स्ट फ्लाइट वाले पोर्शन से कंपैरेटिवली कम है, वो फिर आपको करने हैं। अगेन यहां पर डे वाइज प्लान मैंने आपको दिया हुआ है। लास्ट में मैंने रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक्स आप हाईलाइटेड देख रहे हैं ना इस स्लाइड्स में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन शॉर्ट आता है, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। तो ये अगेन पॉइंटर्स आपको इनसे बनाने हैं। और लास्ट डे आपको रखना है क्विक रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का, डे 20। डे 20 पे सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा आप इजीली। आई एश्योर यू अगर इस प्लान को फॉलो करते हैं सिर्फ 20 दिन में, you'll develop a mastery and you'll nail your exam, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद एंड लेट्स सी, एग्जाम के दौरान भी मिलेंगे, लेट्स सी आप लोगों की तैयारी कैसी होती है मुझे बताइएगा। बाय बाय।